ठीक है, अब देखते हैं हम संवेग संरक्षण क्या होता है। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, बल्कि कई बार संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसके बाद में हम समझेंगे। यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय को बाहरी बल न दिया जाए या न लगे तो संकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम है। क्या है ये संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है? संरक्षण का नियम कहलाता है। देखना क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लिया जाए कि एक समतल जगह है और समतल जगह पर दो वस्तुएं गति कर रही है, ठीक है। ये दो वस्तुएं क्या कर रही है? गति कर रही है। किधर गति कर रही है? इधर की ओर गति कर रही है, और ये भी वस्तु किधर की ओर गति कर रही है? इधर की ओर गति कर रही है। इसका प्रारंभिक द्रव्यमान m1 है, और इसका प्रारंभिक द्रव्यमान क्यों भाई? द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ना। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है। इसका प्रारंभिक वेग u1 है और इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u2 है। मालूम है ना मैं कि प्रारंभिक वेग को u से ही प्रदर्शित किया जाता है। अब दो वस्तुएं है, दोनों का प्रारंभिक वेग प्रदर्शित करना तो u1 और u2 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों एक ही वेग से आगे की ओर जा रही है। u1 का वेग u2 की अपेक्षा ज्यादा है। u1 इज ग्रेटर देन u2, ये कंडीशन है। तो क्लियर सी बात है कि अगर एक कार जा रही है और एक पीछे से कार आ रही है, इसका वेग अगर ज्यादा रहेगा तो इसको टच कर लेगी ये कार, या इसको ओवरटेक कर लेगी, ये बोल सकते हो। क्या है कि एक ही पटरी पर दोनों वस्तुएं हैं और दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों संघट हो जाएगी। मतलब एक वस्तु और दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी? एक दूसरे से टकराएगी नहीं, क्योंकि वो ओवरटेक थोड़ी करना है उसको। एक बॉल यहां से जा रही है, ये फिर वही मैंने उठा लिया इसको, ये बॉल यहां से जा रही है और एक दूसरी बॉल जा रही है, इसका वेग कम है इस दूसरी बॉल की अपेक्षा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये पीछे वाली बॉल इसको टकरा जाएगी, और संघट होने के बाद इसका द्रव्यमान कितना है? m1, और इसका द्रव्यमान तो m2 है। अब संघट होने के बाद में इसका वेग v1 और इसका वेग क्या है? v2 है। इसका वेग संघट होने के बाद फिर दोनों और आगे जा रही है ना, दोनों फिर अलग अलग वेग से जा रही है। ये m1 है, ये m2 है, और इसका v1 वेग है और इसका v2 है। तो ये संघर्ष हुआ है यहां पर दोनों का, ठीक। संघर्ष मतलब दोनों टकराई है एक दूसरे से। फिर से होगा, तीन स्थिति आई। पहली स्थिति, m1 और m2 द्रव्यमान की वस्तुएं u1 और u2 के वेग से जा रही है। u1 का वेग, पहली वस्तु का वेग दूसरी वस्तु से जाता है। तो क्लियर सी बात है कि दोनों वस्तु एक दूसरे से टकरा जाएगी। तो हम यहाँ वेग की बात नहीं कर रहे, यहाँ संघट हुआ। संघट के बाद में फिर वस्तुएं आगे की ओर उसी दिशा में जाने लगी, तो इसका वेग v1 हो गया और इसका वेग, अंतिम वेग कितना हो गया? v2 हो गया। तब संघट के पहले का संवेग कितना होगा? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। इसका द्रव्यमान कितना है? m1, और वेग कितना है? u1, प्लस इसका द्रव्यमान कितना है? m2, और वेग कितना है? u2। कितना होगा?
इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। अब संघट के बाद का संवेग, संघट के बाद का संवेग कितना होगा? पहली वस्तु का द्रव्यमान m1, अंतिम वेग v1 प्लस m2 v2, और ये बन गया समीकरण 2। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय को बाहरी बल न दिया जाए, देखना ये जो गति से जा रही थी, हमने कोई बाहरी बल नहीं दिया, उनकी गति के अकॉर्डिंग ही जा रही है और कंटिन्यूअस आगे जा रही है, तो संकाय मतलब दोनों का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों संवेग क्या रहेंगे? संरक्षित रहेंगे, मतलब दोनों संवेग क्या होंगे? बराबर होंगे। तब संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या होगा? प्रारंभ संघट के पहले का संवेग, संघट के पहले का संवेग इज इक्वल टू संघट के बाद, संघट के बाद का संवेग। ये क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और इसी को क्या बोला जाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, सिंपल काम, कोई दो वस्तुएं है जिसका अलग अलग द्रव्यमान है, इनके प्रारंभिक वेग भी अलग अलग है, दोनों एक ही दिशा में या दोनों एक विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं ना। ये इस दिशा में जा रहा है, देखना एक वस्तु है, दूसरी वस्तु है, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, यहाँ पर क्या हो गई? संघट हो गई। अब संघट हो गए तो फिर इसके बाद संघट के बाद में हो सकता है कि दोनों वस्तुएं इधर जाए या दोनों वस्तुएं इधर जाए। ठीक है, किधर भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि इसका वेग और द्रव्यमान कितना है, इसका वेग और द्रव्यमान कितना है। तो दोनों स्थितियों में दोनों एक ही दिशा में जा सकती है, या हो सकता है कि दोनों आपस में आके टकरा जाए। अभी न्यूमेरिकल मिलेंगे हमें दोनों स्थितियों में। ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, संघट हुआ मतलब दोनों एक दूसरे से टकराए, पीछे वाली वस्तु ने सामने वाली वस्तु को किससे टकराई तो उनका वेग बदल गया, बदलेगा ही। आप देखिए ना कि कोई अगर साइकिल जा रही है, उसका पैडल नहीं मार रहा है, मतलब बाह्य बल नहीं दे रहे, ठीक है, एक साइकिल आगे जा रही है, एक पीछे से जा रही है, और पैडल मारना दोनों के बंद कर दिए। अब पीछे वाली साइकिल का वेग ज्यादा है तो आगे वाली साइकिल से टकरा जाएगी। टकरा जाने के बाद में क्या होगा कि दोनों फिर से चलने लगेंगे। बैलेंस अगर बना लिया, पैडल नहीं मारना, तो दोनों के वेग में परिवर्तन आया, इसलिए इसको v1 और v2 ले लिया। तब इसका द्रव्यमान, इसका संवेग निकाला दोनों का, प्रारंभिक संवेग और वो हो गया अंतिम संवेग, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसके संवेग संरक्षण में, इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इससे रिलेटेड अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, तो वहां पर और इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल करेंगे हम, उसमें न्यूटन के भी नियम रहेंगे और संवेग संरक्षण का भी नियम रहेगा। और जब हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, वहां पर सारा पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है ना, पूरे चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। तो अब इसके बाद का जो पोर्शन है उसको प्रॉपर तरीके से समझना और प्रैक्टिस करते हुए जाना। वीडियो देखेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, और नोट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये कंफर्म होने वाला है। क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि गति के ऊपर आपको अब आया ना समझ में, यहाँ पर गति की कितनी सारी बातें की हमने, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, ठीक है, चाल, दूरी, समय, सारी बातें की जो गति में चल रहा था अपना। तो गति का चैप्टर के बाद में गति तथा बल तथा गति के नियम हमने चैप्टर किया, उसमें उसका कॉन्सेप्ट आया। अब ये दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आने वाला, तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से ये बेसिक तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अगला और अगले चैप्टर और आसान लगने लगेगा। न्यूमेरिकल जरूर करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस और उसका अभ्यास करते हैं। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग का परिकलन ठीक करें। देखना फिर से और एक बार,
मान लिया जाए यहाँ पर मैं एक पिस्टल बना रहा हूं, इस प्रकार से एक पिस्टल है, ठीक है, ये पिस्टल बना दी और पिस्टल में क्या कर रहे हैं हम, ट्रिगर जैसे दबा रहे हैं। सपोज करें कि इसके अंदर एक क्या है, गोली है, इस प्रकार से क्या है, ये गोली है और जब हम पिस्टल दबाते हैं तो क्या होगा कि गोली आगे की ओर जाएगी और पिस्टल को पीछे की ओर धक्का देगी। तो हमें क्या बोला है, 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। इसका द्रव्यमान m2 मान लेता हूं मैं और ये कितना है, 20 ग्राम है और इसका द्रव्यमान कितना है, m1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है। बात क्लियर है? जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है। अब ये गोली का वेग कितना है, इसका वेग है 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, आगे की ओर जाएगी गोली। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पर एक ट्रिगर दबाएंगे तो गोली आगे की ओर जाएगी और क्लियर सी बात है, हमने देखा भी है और सुना भी है, मेरे ख्याल से चलाया तो नहीं होगा, लेकिन पिस्टल जब हम चलाते हैं, ठीक है, तो फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा आपने या न्यूज वगैरह में भी देखा होगा, जब मिलिट्री वाले गोली चलाते हैं तो वो पीछे की ओर धक्का देती है, ठीक है ना। जैसे ही आप बंदूक से गोली बाहर की ओर निकलेगी तो जितने जोर से वो गोली आगे की ओर जाएगी उतने ही जोर से वो पीछे की ओर धक्का देती है। तो ये बोला है कि इस पिस्टल का क्या ये कितना होगा, इसका वेग कितना होगा, हमें ये पूछा गया है, इसका वेग हमें पूछा गया है कि कितना होगा। बात क्लियर है? अच्छा, फिर से और एक बार, अभी पिस्टल प्रारंभिक वेग 0, पिस्टल कई बार है क्या, जब तक ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, पिस्टल का 0, और गोली का प्रारंभिक वेग क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि माना पिस्टल का प्रारंभिक वेग u1 इज इक्वल टू, पिस्टल के लिए u यूज कर रहा हूं मैं, u1 इज इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड में लेना पड़ेगा। और किसका, गोली का प्रारंभिक वेग कितना होगा, u2 इज इक्वल टू, ये भी क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग मतलब चली नहीं है गोली, तो ठीक है, बंदूक के अंदर ही रखी है, वो पिस्टल के अंदर ही गोली रखी है, तो अभी चली नहीं है, मतलब 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, पिस्टल का द्रव्यमान कितना होगा, पिस्टल का द्रव्यमान, पिस्टल के लिए हमने क्या लिया, ये m1 लिया ना, पिस्टल के लिए m1 है ना, इधर भी 1 पिस्टल के लिए है और 2 गोली के लिए है, तो द्रव्यमान m1 इज इक्वल टू कितना है, 2 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, गोली का द्रव्यमान कितना है, m2 इज इक्वल टू, ग्राम में दिया है 20 ग्राम, और 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 में 3 जीरो मतलब 0.2, तीन अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 0.2, ठीक है। ये क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक। अब वेग भी हो गया, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, पिस्टल का अंतिम वेग मतलब जब पिस्टल को चलाया जाता है तब का, है ना। तो v इज इक्वल टू कितना है, 150 मीटर प्रति सेकेंड, और पिस्टल का अंतिम वेग, पिस्टल का नहीं है ये, किसका, पिस्टल का तो हमें ज्ञात करना है ना, पिस्टल का हमें वेग, अंतिम वेग ज्ञात करना है, माना, तथा गोली का अंतिम वेग, ये इसको v1 मान लेता हूं, और इसका गोली का अंतिम वेग कितना हो गया, v2 इज इक्वल टू 150 मीटर प्रति सेकंड। ये बात क्लियर है ना। देखिए, मैंने क्या क्वेश्चन को पढ़ते गया और जो इंफॉर्मेशन मिलते गई मैं यहाँ पर नोट करते गया, अपने मन से कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर नहीं दी, बस इकाइयों का ध्यान रखना है। ये ग्राम में दिया है,
तो ये काय में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अब गोली छूटने से पहले, गोली छूटने से पहले पिस्टल और गोली का संवेग क्या हो जाएगा? पिस्टल व गोली का संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग प्लस u है ना, पहले प्रारंभिक वेग u है, u1 और द्रव्यमान गुणित u2। द्रव्यमान कितना है इसका? द्रव्यमान कहा गया, m1 का मान कितना है? m1 का मान 2 किलोग्राम और गुणित ये u1 का मान कितना है? प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, प्लस इसका द्रव्यमान कितना है? 0.02 किलोग्राम और इसका कितना है? 0 है, 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और होगी भी ना, ये देखना किलोग्राम और ये मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये 0 है लेकिन 0 मीटर प्रति सेकंड तो रहेगी नहीं इसकी इकाई। अच्छा, गोली छूटने के बाद, गोली छूटने के बाद पिस्टल व गोली का संवेग बराबर से कितना होगा? m2 इंटू v2 है ना, या v1 है ना, m1 इंटू v1 और प्लस m2 इंटू v2 और इज इक्वल टू m1 का मान कितना है? 2 किलोग्राम और v1 का मान कितना है? v1 का मान तो ज्ञात करना है तो इसको v1 ही रखते हैं, प्लस m2 का मान कितना है? 0.02 किलोग्राम, ठीक। और v2 का मान कितना है? v2 का मान 150 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 v1 प्लस 0.2, 15 दूनी 30 और 30 तो दो जीरो हो गए, 2 जीरो तो मतलब 3 यहाँ पर हो गया, इतना आ गया। तो ये संवेग कितना हो गया? इतना आ गया। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? गोली छूटने के पहले का संवेग किसका? बंदूक का और इसका, और गोली छूटने के बाद का संवेग दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहले का संवेग नियम से पहले का संवेग इज इक्वल टू क्या होगा? बाद का संवेग, बल्कि पूरा लिखेंगे हम। गोली छूटने के पहले का संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? गोली छूटने के बाद का संवेग क्या होता है? बराबर होता है। पहले का संवेग कितना है? कहा गया है ये यहाँ पर है ना, इक्वेशन फर्स्ट, और बाद का कितना है? इतना है, मतलब 2v1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है? 0। तो 2v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? कि गोली की दिशा के विपरीत यहाँ पर इसका वेग होगा। गोली की दिशा आगे की ओर जा रही तो ये पीछे की ओर धक्का देगी, और इस वेग से धक्का देगी 1.5 मीटर प्रति सेकंड के दर से धक्का देगी। फिर से और एक बार, कुल मिला के यहाँ पर क्या है? ये पिस्टल है, इसके अंदर गोली रखी है। ये बात क्लियर है कि जब गोली पिस्टल से निकलने से पहले इसका वेग कितना होगा? 0 होगा, प्रारंभिक वेग। तो पिस्टल पर भी धक्का नहीं लगेगा, तो पिस्टल और गोली अपनी जगह पर स्थिर है, इसलिए दोनों का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब इसका द्रव्यमान कितना है? गोली का पिस्टल का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम है, दिया है। इसका 20 ग्राम दिया है, तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये भी लिख दिया। क्लियर सी बात है, जो दिया वो लिख रहे हैं। अब जब गोली छूटती है तब इसका वेग कितना होता है? 150, और इसका वेग हमें ज्ञात करना है कि उल्टा वापस पीछे की ओर कितना इसका वेग होगा। अब यहां पर अब संवेग संरक्षण का नियम बोलता है, क्या बोलता है? संवेग क्या होता है? संवेग बराबर से द्रव्यमान गुणित वेग। तो देखिए, संवेग
क्या होगा, प्रारंभिक द्रव्यमान प्रारंभिक वेग किसका है, ये इसका पिस्टल का, और ये क्या है, गोली का। तो इस प्रकार से हमने इसका संवेग निकाला और कितना आ गया, 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब गोली छूटने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2 और इतना कैलकुलेशन करने के बाद में इतना आ गया। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, गोली छूटने के पहले का संवेग, गोली छूटने के बाद का संवेग, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो v1 का मान हमें प्राप्त हो गया -1.5 m मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः पिस्टल के पीछे हटने का वेग -1.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा, जहां पर माइनस करता है गोली छूटने के विपरीत दिशा में पिस्टल का वेग प्रदर्शित करता है। मतलब गोली आगे की ओर जा रही है, पिस्टल पीछे की ओर जा रहा है, तो उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। या तो बोल सकते हैं कि जब बाएं से दाएं की ओर गोली की गति होगी तो उसको धनात्मक लिया जाता है, और दाएं से बाएं की ओर गति होती है तो उसको क्या लिया जाता है, ऋणात्मक यहाँ पर लिया जाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड की के 36 वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, गाड़ी की